अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी और नाज़रीन, प्रोग्राम में हम सबसे पहले सैलाब के हवाले से बात करेंगे। इस वक्त जो पाकिस्तान में तबाहकारियाँ हुई हैं, जितनी ज़्यादा शिद्दत देखने में आई है सैलाब की, इससे पहले हमने नहीं देखी कि पाकिस्तान में इस किस्म का सैलाब आया हो। पूरा पाकिस्तान तकरीबन इससे मुतासिर हुआ है। 70% तकरीबन पाकिस्तान का हिस्सा जो है वो पानी में डूबा हुआ है। उससे बहुत ज़्यादा नुकसानात हो रहे हैं पाकिस्तान में। ज़ाहिर है जो जानी नुकसान हुआ, 1000 से ज़ायद लोग इसमें जाम बहक हुए हैं। उसके अलावा अगर हम लाइफ स्टॉक की बात करें, वो तबाह हो चुका है। एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो चुका है। तो बहुत बुरे हालात हैं इस वक्त। और वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने भी एक रिपोर्ट जो है वो उन्होंने इब्तदाई तौर पर जो डैमेजेस हुए हैं उसकी उन्होंने तैयार की है, जिसके मुताबिक उनका ये कहना है कि सबसे ज़्यादा सिंध में नुकसान हुआ है और ज़राई शोबे को 536 अरब रुपए का जो है वो नुकसान पहुँचा है। लाइफ स्टॉक के हवाले से भी, और जो फसलें इस वक्त बताई जा रही हैं कि जो तबाह हो गई हैं, उसमें कपास, मकई, चावल, गन्ना, दाल, टमाटर, प्याज, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये फसलें इसमें तबाह हो गई हैं। और मवेशी जो हैं वो भी इसमें बह गए हैं। और इसके अलावा सिंध में 28,45,000 एकड़ से ज़ायद रकबे पर खड़ी फसलें जो हैं वो तबाह हो गई हैं, ये इस वक्त बताया जा रहा है। ओवरऑल सूरत हाल जो है वो बहुत ख़राब है और पाकिस्तान को इन तमाम तर चीज़ों से निकालने के लिए फ़ौरी इक़दाम करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट जो इक़दाम कर रही है वो अपनी जगह है। वज़ीर आज़म साहब भी जो हैं वो जा रहे हैं बार बार सैलाब ज़दगान के पास भी, और वहाँ पर इक़दाम कर रहे हैं ताकि लोगों को किसी न किसी हद तक रिलीफ पहुँचाया जाए। रिलीफ एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़ोर शोर से जारी हैं। आम आवाम भी इस वक्त सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। डोनेशंस जो हैं वो लोग दे रहे हैं, ख़ुद भी जा रहे हैं उन जगहों पर जहाँ उनकी ज़रूरत है। इसके साथ साथ आज आर्मी चीफ़ ने सवात का दौरा किया है और उन्होंने वहाँ पर बताया कि 82 से ज़ायद जो है, तकरीबन 83 शायद बताया, परवाज़ें जो है वो की जा चुकी हैं ताकि सैलाब ज़दगान को इमदादी सामान पहुँचाया जाए। 23 टन से ज़ायद इमदादी सामान जो है वो पहुँचाया गया है सैलाब ज़दगान को। और जो मेडिकल कैंप्स वगैरह लगाए गए हैं उसमें 33,000 से ज़ायद मरीज़ों का इलाज किया गया है। ये सिलसिला अभी जारी है, सिलसिला रुका नहीं है। और बार बार अपील की जा रही है आवाम से कि आप आगे बढ़ कर इस कार्य खैर में हिस्सा लें। जो लोग माली इस्तात रखते हैं वो आगे बढ़कर काम करें और अपने बहन भाइयों की मदद करें। इंटरनेशनली भी अब सारी जो कम्युनिटी है वो इंगेज हो चुकी है और वहाँ से भी फ़ंड्स आ रहे हैं। उसकी सारी डिटेल्स जो हैं वो हम प्रोग्राम के दौरान आपसे शेयर करेंगे। बाकायदा तौर पर आगाज़ कर लेते हैं। मेरे तरफ मौजूद हैं रशीद साफ़ी साहब, मारूफ तजियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आपका हमें वक्त देने के लिए। मेरे बाईं तरफ मौजूद है हुमायूं खान साहब। हुमायूं खान साहब भी सहाफ़ी हैं और तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब आपका भी। सबसे पहले साफ़ी साहब मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। अभी आज जो नेशनल फूड सिक्योरिटी ने जो हमें आदाद शुमार जो जारी किए हैं, जो बताए हैं, बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। लेकिन ये सारी चीज़ें भी इनिशियली तौर सामने आ रही हैं। अभी तखमीना उसी वक्त प्रॉपर लग पाएगा, उसी वक्त एस्टिमेट होगा जब सारा ये पानी उतर जाएगा और सैलाब ख़त्म हो जाएगा। फिर हमें मालूम होगा कि हमें कितने फ़ंड्स चाहिए, किस तरह से इन लोगों को अपने घरों में आबाद करना है। अभी तो लोग घरों से बाहर बैठे हैं, बेसरो सामान और जितना जानी नुकसान हुआ है, जो सब कुछ बड़े बुरे हालात हैं। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रही हैं, क्योंकि 1/4 की आबादी जो है पाकिस्तान की, 1/4 आबादी सैलाब के नतीजे में मुतासिर हुई। और इस तरह ये इलाके जो है, जो मुतासरा इलाके एक बड़े तालाब की सूरत में हमें नज़र आ रहे हैं। तो यकीनी तौर पर इस वक्त रिस्की और रिलीफ़ का काम जारी है और इसमें तमाम रियासती इदारे बशमूल पाक फ़ौज, वफाकी इदारे जो हैं वो और सूबाई इदारे भी अपने तौर पे का मसरूफ़ अमल है। लेकिन जो आपने इशारा किया, ये सबसे अहम जानिब आपने इशारा किया है, क्योंकि सैलाब की तबाहकारियाँ अपनी ये 3-3.5 करोड़ की आबादी जो बराह रास्त मुतासिर हुई है, ये तो अपनी जगह पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन आने वाला वक्त जो है वो इससे ज़्यादा संगीन हो सकता है अगर अभी से मनसूबाबंदी नहीं की गई, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और सैलाब ने पाकिस्तान के जिन जिन इलाकों को हिट किया है, ये पाकिस्तान की ज़राअत के लिए इंतहाई अहम इलाके थे। वहाँ पे कड़ी फसलें तबाह हो चुकी है। सप्लाई रूट्स जो है वो तकरीबन तहस नहस है। वहाँ पे जो है नहरी निज़ाम, हमने पहले भी इस फोरम पे जिक्र किया था कि पाकिस्तान का सैलाब ज़दा इलाकों में नहरी निज़ाम वो मफलूज हो चुका है, मट्टी और रेत से भर चुका है। तो अव्वल तो पानी पता नहीं कब उतरेगा,
और पानी अगर उतरेगा फिर वतर कब आएगी, फिर उसमें जो है काश्तकारी के लिए ज़मीन कब हमवार होगी और मुनासिब होगी, वो एक बहुत लंबा मरहला है। अगर वो हो भी जाए तो हमें इसके बाद जो है मौसमियाती माहिरीन बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में खुश्कसाली का भी हमें सामना करना पड़ेगा। तो खुदा न खास्ता अगर हम हमने मनसूबाबंदी ठीक नहीं की तो सैलाब की तबाहकारियाँ तो अपनी जगह पे जो 10 अरब डॉलर का हम तखमीना लगा रहे हैं, ये तो अपनी जगह पे एक नुकसान हो चुका है। लेकिन आने वाले दिनों में फिर हमारे हाथों में पैसे भी होंगे और हमें ज़रूरी अशिया दस्तियाब नहीं होंगी। तो अभी से मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। पाकिस्तान के बारे में पहले भी मौसमियाती तब्दीली के माहिरीन ने कहा है कि यहाँ पे कहत साली का, खुश्क साली का जो है शदीद ख़तरात लाक है। तो हमें माजी के मुकाबले में आंखें बंद करने का रवैया तर्क करना होगा और मनसूबाबंदी से आगे बढ़ना होगा। और ये कह देना कि सैलाब जो है अज़ाब इलाही है और ये एक कुदरती अमल है, बजा तौर पर कुदरती अमल है, लेकिन हमारी जो है नाक़िस आबी मनसूबाबंदी की वजह से सैलाब ने भी हमें नुकसान पहुँचाया। और अभी अगर हमने इस पानी को जिस तरह ज़ाया किया है और उस ज़ाया होने के साथ साथ जो हमें जानी और माली नुकसान इस पानियों ने, ये मीठा पानी जो है जो समंदर में इस वक्त गिर रहा है, उसने जो नुकसान पहुंचाया, इसको अगर आने वाले दिनों में हमने आबी ज़खायर पे काम नहीं किया और आबी मनसूबाबंदी नहीं की तो हालात मज़ीद संगीन हो सकते हैं। ठीक है, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि ये से छेड़छाड़ भी जो है इंसान करता रहता है, ये उसका नतीजा भी है। क्लाइमेट चेंज जो है उसे आप इनकार नहीं कर सकते, एक बहुत बड़ा फिनोमिनन है और असल वजह यही है। मैं हुमायूं साहब आपकी तरफ आऊँगी, लेकिन इससे पहले हमें हमीदुल्ला खटक साहब ने ज्वाइन किया है, डीसी टांक है, ज़रा हम उनसे बात कर लेते हैं टांक की सूरत हाल के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। जी खटक साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? दोबारा उनकी तरफ जाएंगे, मेरा ख्याल है कोई टेक्निकल इशू है। हुमायूं साहब, इस वक्त पाकिस्तान में तो लोग जिस तरह से बढ़ चढ़कर, और हमेशा की तरह हमारे यहाँ ये एक रिवायत रही है कि जब कोई इस किस्म के हालात होते हैं लोग बढ़ चढ़कर मदद करते हैं, आगे आते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो इंगेज करने की कोशिश की जा रही थी, जो हम पहले बात भी कर रहे थे कि मुख्तलिफ NGOs को भी हमें इंगेज करना चाहिए, और बाकी ममालिक की तरफ से जो ख़बरें ये आ रही हैं, UAE की तरफ से भी जो है वो इमदाद आ रही है, तुर्की की तरफ से भी, ऑस्ट्रेलिया ने $20 लाख की इमदाद भेजी है पाकिस्तान को, और चाइना ने 100 मिलियन युआन जो है मदद का ऐलान किया है, टेंट्स वगैरह भी भेजे जा रहे हैं। इसको कैसे देख रहे हैं आप? मेरा ख्याल है साफ़ी साहब ने एक बड़ा अच्छा उसके ऊपर तज्ज़िया किया कि ये एक ऐसे वक्त में हम इस वक्त हैं जिसमें एक तो एक इमीडिएट जो हमें इसका ख़तरा है जो कि मुख्तलिफ़ रिपोर्टों के ऊपर आ रहा है, और अभी तक एक मुताद अंदाज़े के मुताबिक $10 बिलियन का नुकसान हो चुका है। सिंध के मिनिस्टर साहब जो उन्होंने अपनी तकरीर की और इन्फॉर्मेशन के ऊपर उन्होंने बताया कि 7 लाख के ऊपर जो कॉटन की 7 लाख एकड़ के ऊपर जो फसल थी कम्प्लीटली तबाह हो गई है। 1 लाख एकड़ से जायद का जो बागात थे खजूरों के वो तबाह हो चुके हैं, और तकरीबन जो है 7 लाख के करीब जो गन्ने की फसल थी एकड़ के करीब, उसमें से आधी तबाह हो चुकी है। इसी तरह कॉटन, टमाटर, सब्जियां मुख्तलिफ इलाकों में, KP में, साउथ पंजाब में जो बहुत सारी जगहों थी, तो वो अभी ये बड़ा कंजर्वेटिव एस्टिमेट है $10 बिलियन का। और आज एहसन इकबाल साहब अपनी तकरीर में बता रहे थे और मिफ्ता इस्माइल साहब भी कि कम से कम 5 साल लगेंगे इस डैमेज को कंट्रोल करने में, मिटिगेट करने में। ये जिस चीज़ का ये जिक्र कर रहे थे साफ़ी साहब के ये पानी कब जाएगा और अगली फसल के वक्त कुछ उसमें बेहतरी भी होती है क्योंकि सैलाब के बाद ज़मीन फर्टाइल भी हो जाती है जो उसके काबिल हो, लेकिन क्या उस वक्त आपके किसान के पास पैसे होंगे हल चलाने के लिए, या वो अपने घरों की जो है या अपने जानवर जो उसके जिसको मतलब बिलियंस ऑफ रुपीज़ वर्थ ऑफ एनिमल्स का जो लॉस हुआ है। कल भी मैं इसके ऊपर कह रहा था कि ये ऐसा नुकसान है कि मेरा ख्याल है ये 8-10 साल लगेंगे इससे निकलने में। अच्छा, ये उस सूरत में हम अज्यूम कर रहे हैं लगेंगे कि शायद अगले 5-7 सालों में कुछ नहीं होगा और हम एक ऐसे स्टेट में है जिसमें जो है हालात बिल्कुल नॉर्मल होंगे। जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की रिपोर्ट आई है वो बता रही है कि पाकिस्तान दुनिया के 8 टफ वल्नरेबल कंट्रीज में है, और अभी तक 2000 से लेके 2019 के 173 इवेंट्स हो चुके हैं जिसमें क्लैमिटीज आती हैं, जिसमें गर्मियां आती हैं, जिसमें हीट वेव्स आती है, जिसमें सैलाब आते हैं, जिसमें अर्थक्वेक आते हैं, और ये आगे आते रहेंगे। इसलिए जो क्लाइमेट चेंज का सिलसिला वो नहीं है। तो अच्छा, हुमायूं साहब अभी उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है, डिप्टी कमिश्नर टांक
हमीदुल्लाह खटक साहब भी दोबारा हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ज़रा उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमीदुल्लाह खटक साहब। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं टांग के हवाले से आपसे जानना चाह रही हूँ कि इस वक्त क्या सूरत हाल है और कुछ इलाकों में पानी उतर भी रहा है, यहाँ पर स्पेसिफ़िकली इस वक्त क्या हालात हैं, और आपके इलाके में और इस तरफ के एरिया में जो काम किया है ज़िला इंतज़ामिया ने, लोग काफ़ी मुतमईन दिखाई दे रहे हैं, बड़ा अच्छा काम किया है, कारकर्दगी अच्छी रही है। ज़रा हमें थोड़ा सा अपनी जो एक्टिविटी है, रिलीफ एक्टिविटी, उसके हवाले से बताइएगा, कैसे प्लान किया आप लोगों ने और क्या हो रहा है इस वक्त? थैंक यू वेरी मच जी। जैसा कि आपको ये एक बहुत बड़ा फिनोमेना अक्रॉस द कंट्री है। टांग इस सबसे पहले हमें स्टार्ट ही टांग से 11 जुलाई को हमारे एक इलाका है पाई और बीजर, वहाँ पर एक कोई उसमें फ्लड आया हुआ था जिसमें काफ़ी नुकसान हो गए थे। और फिर ये रीसेंट फ्लड में भी हमारे जो ज़िले का है 70% एरिया को इसने इफेक्ट किया। हमारे ज़िले के 22 यूसीज है, इसमें से तकरीबन हर यूसी में नुकसान हुआ है, लेकिन 12 यूसीज हमारे बहुत ज़्यादा डैमेजेस हुए हैं। जब ये फ्लड आया तो इमीडिएटली यहाँ पर जितनी भी इदारे हैं, आर्मी है, FCF, फ्रंटियर कंस्टेबल, पुलिस, 111, 122, ज़िले इंतजामिया, सब ने मिलकर सबसे पहले हमने प्लान किया कि हमने लोगों को रेस्क्यू किया। जहाँ जहाँ लोग पानी के अंदर, वहाँ पर उनके मकानात गिरने का खतरा था या उनको नुकसान पहुँचने का था, तो हमने मुख्तलिफ लोकेशंस पर टीमें भेजी हैं 12 यूसीज में, उनको वहाँ से रेस्क्यू किया। सेफ हमने 5 कैंप्स बनाए, वहाँ उनको शिफ्ट किया, उनको रखा वहाँ पर, उनको फूड दिया, उनको घर जैसे माहौल, वहाँ पर मेडिकल कैंप्स इस्टेब्लिश किए। उसके बाद एक दो दिन, मतलब 2 दिन तक ये रेस्क्यू का ऑपरेशन चलता रहा। फिर उसके इमीडिएटली बाद हमने कनेक्टिविटी पे जो है ना फोकस किया कि रोड्स कनेक्शन, हमारे तीनों जो हमारे मेन रोड थे, टांग जंडोला, ये सारे कट ऑफ थे, वो सबसे पहले हमने रिहेबिलिटेट किए। उसके बाद अभी हम ब्रांचेस रोड्स पे जा रहे हैं। 30 के करीब रोड्स हमारे डिस्कनेक्टेड थे इंटर सिटी, हमारे जो मुख्तलिफ कस्बे हैं, गाँव हैं, उनके कट ऑफ थे, जिसमें 18 हम लिंक कर चुके हैं, बाकी पे काम शुरू है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लास्ट जो है ना, आज मैं अभी आ रहा हूँ, हमारा एक मांझी और इलाका है जो कट ऑफ था, वो कट ऑफ इस ज़्यादा टाइम उसने इसलिए लिया कि गोमज़ाम डैम के ऊपर जो पानी का सतह है वो कंप्लीट हो सके, उससे मुसलसल फ्लो हो रहा है, तो वो इलाका वो क्रॉस के रिवर है, तो वो आज हमने हेली ड्रॉप उनको दे दिया है जी। अच्छा तो सर, कनेक्टिविटी बहाल हो। जी खटक साहब, DI खान में तो बताया जा रहा है कि वहाँ पर लोगों को रकूम की तकसीम भी जो है वो शुरू हो गई है, उसका आगाज़ भी कर दिया गया। फैसल करीम कुंडी साहब जो है वो लोगों में तकसीम कर रहे थे रकम BISP के थ्रू जो दी जा रही है 25,000 हर घराने को। तो सर यहाँ पर क्या सिचुएशन है, कब तक लोगों की माली इमदाद जो है प्रॉपरली उसका आगाज़ कर दिया जाएगा? ज़रा अगर हमें उस हवाले से बता पाएँ आप कुछ। देख जी, स्टेजेस होते हैं, रेस्क्यू होता है, फिर उसके बाद हमने जो फोकस किया है इस वक्त किया है जो शेल्टरलेस है, जिनकी कंप्लीट डैमेजेस है, उनके लिए हम 7 टीमें बनाए, मेरे AC साहिबान हेड करते हैं, FC आर्मी फ्रंटियर कंस्टेबलरी के जवान साथ होते हैं, वो जाते हैं घर घर जाके उनको टेंट लगाते हैं, फाइज देते हैं, फूड पैकेजेस देते हैं। इस वक्त हम 1000 के करीब जो है फैमिलीज को हम टेंट्स उनके घर पे जाके लगा के दे आए। ये पाकिस्तान में मेरे ख्याल में एक ही वायद हम ही कर रहे हैं कि हम उधर घर घर जाके डिजर्विंग, असल में जब ये फिनोमेना होता है, जब फ्लड्स आते हैं, तो इशू ये बन जाता है कि हर कोई जो है ना वो कोशिश करता है कि वो कुछ ना कुछ हासिल कर सके। तो डिजर्विंग गरीब लोग होते हैं वो अक्सर रह जाते हैं। हमने उसके लिए डिसाइड किया कि 7 टीमें बनाई। जब पूरा दिन काम करती, रात को 8:30-9 बजे हम बैठते हैं, वो एसेस करते हैं कि कहाँ काम है, और फिर नीड असेसमेंट तक भेजते हैं। तो अगले दिन का हम प्लान डिसाइड करते हैं, फिर अगले दिन उसी तरह हम जब से ये फ्लड हुआ है हम कंटिन्यू ये प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये टीम्स जाती है वहाँ पर, देखती है घर डैमेज है, कंप्लीट है, चाहे जो भी है, गरीब है, अमीर है, चाहे मतलब किस कैटेगरी से है, हम उसको टेंट लगा के देते हैं, जो भी उसको एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी है उनको लगा के दे रहे हैं। तो इस वक्त हम 1000 फैमिलीज को, और अगर वो रूटीन हम चले जाते हैं और फिर 10-50 उधर क्राउड गैदर हो जाता है, और फिर देयर इज नो चेक एंड बैलेंस, और मतलब ये नहीं पता चलता कि इसका घर गिरा हो या नहीं गिरा। ठीक है, अक्सर ये फिर मिसयूज हो जाता है। तो वो 1000 हमारे पास लोगों को हम रिलीफ पहुंचा चुके हैं। इसके अलावा हम 18 मेडिकल कैंप्स एस्टेब्लिश किए, 4000 से ज़्यादा हम पेशेंट्स जो है वो ट्रीट कर चुके हैं। 3 हमारे एक्टिव
कैंप्स है जिसके अंदर लोगों को रखो, जिनके घर गिरे हुए हैं उनको हम प्रॉपर फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, कुक फूड दे रहे हैं। इसके अलावा हम जो है ना मुख्तलिफ जो लोकेशंस में हमारे गाँव बंद है उनमें 2 जगहों पे हमने 6 गाँवों को जो है ना एयर हेली के थ्रू ड्रॉप किया है मेडिसिन और फूड। तो हमने तो दिन रात एक करके मेरी टीम साथी जितनी भी गवर्नमेंट में मौजूद है, आर्मी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, पुलिस का सपोर्ट है, फ्रंटियर कंस्टेबलरी का 1122 का, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की खसूसी हिदायत है, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें सपोर्ट मिल रहा है। तो मिलके कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो एक क्राइसिस सिचुएशन था वो यहाँ पर हमने काबू कर लिया इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया हामिदुल्लाह खटक साहब हमारे साथ मौजूद थे, टांग के हवाले से बात कर रहे थे। हमारी सब आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा, बल्कि ये भी हम शामिल कर लेते हैं यूएन की जानिब से भी जो आज अपील की गई है पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए, उसमें भी ये कहा गया कि 16 करोड़ डॉलर जो है वो चाहिए और वो दुनिया मदद करे पाकिस्तान की आगे। अभी जो मौजूदा आज फॉरेन मिनिस्टर जो तकरीर कर रहे थे और उसमें जो अपील हुई यूएन के भी मेंबरान उसमें थे 161 मिलियन डॉलर की जो फ्लैश अपील थी, ये पहला इमीडिएट फेज है जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है। उसके अलावा पाकिस्तान को जिन मुल्कों ने शुरू में बहुत ज़्यादा हेल्प की, चाइना उससे सबसे जो है पहला वो मुल्क था जिसने हेल्प की और हमारा चूँकि रिलेशनशिप भी उनके साथ बहुत अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं। इसी तरह यूएई ने हेल्प की, कनाडा ने $5 मिलियन का प्लेज किया, अज़रबैजान ने 1.2 मिलियन का किया, यूके ने 1.5 मिलियन का किया। ये बेसिकली बहुत अच्छी खुशाइन बात है। जापान ने जो है ट्रैपलिन्स का वो किया। अच्छा, जो सीपैक के ऊपर बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे काम कर रही थी, उन्होंने अपने इंडिविजुअल जो है वो किए, डोनेशन इकट्ठी की और प्राइम मिनिस्टर रिलीफ के अंदर उन्होंने किया। आज जो है रेड क्रिसेंट चाइना जो है उसने $3 लाख जो है बलूचिस्तान में जो रेड क्रिसेंट है पाकिस्तान उसको देने का वादा किया। शी जिनपिंग ने की आरिफ अलवी साहब को जो है मैसेज किया। ऐसे तमाम कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने किया, यूरोपियन यूनियन की तरफ से आया। मेरा ख्याल है ये ऐसी क्लैमिटी है और इसके ऊपर यूएन ने भी कहा कि हिस्ट्री में इसकी पिछली एग्जांपल नहीं मिली, पिछले 30 सालों में जो हुआ। तो इट्स अ वेरी वेरी मैसिव जो है ना प्रोपोर्शन जो है जिससे बारिशों का नुकसान हुआ। तो जब तक दुनिया मिल के डेवलपिंग कंट्री जिसमें पाकिस्तान है, उसके साथ हमारे बाकी ममालिक भी हैं, बांग्लादेश भी ऐसा ही है, जब बारिश और सैलाब आते हैं वहाँ पे। उन्होंने आज कहा भी कि ये आज पाकिस्तान इसका शिकार है, कल दूसरे ममालिक भी इसका शिकार हो सकते हैं, तो इसलिए इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, सब ममालिक को मदद करने की ज़रूरत है। साफ़ी साहब, अब बैरूनी दुनिया जो है वो जो इमदाद कर रही है, जिस तरह से हमें हेल्प आउट कर रही है, वो सब खबरें हम उसमें शामिल कर रहे हैं। साथ के साथ जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं वो जिस तरह से आगे बढ़कर मदद कर रहे हैं, डोनेशन फंड रेजिंग वगैरह का सारा काम चल रहा है और लोग वहाँ पर ख़ुद चीज़ें भिजवा भी रहे हैं। इस मौके पर हमें बड़ी ज़रूरत है कि एक प्रॉपर मैकेनिज़्म जो है वो तरतीब दें, ताकि लोगों को ये बताएं कि किस जगह पर किन अशिया की ज़रूरत है, वो चीज़ें वहाँ पर पहुँचाई जाएं। क्योंकि इस वक्त जो इलाका तकरीबन 70% जो बताया जा रहा है पाकिस्तान जो डूबा हुआ है, जो अब खुदा ना खासा अल्लाह जो सर्वाइवर्स हैं या हम लोग जो हैं वो इससे महफूज हैं, वहाँ पर सूरत हाल संगीन हो सकती है, खुदा न खास्ता कहत साली हो सकती है, फूड आपकी जो चेन सप्लाई है वो सारी मुतासिर हो गई है, सब्जियाँ फ्रूट वगैरह जिस तरह से महंगे हो गए हैं, बीमारियाँ आएंगी, तो उसके लिए भी हमें थोड़ी सी अपनी एनर्जीज बचा कर रखनी होंगी। जी बिल्कुल, ये आफत इतनी बड़ी है कि पाकिस्तान जैसी कमज़ोर मईशत के मुल्क के लिए मुमकिन ही नहीं है कि इसका मुकाबला करे। इसलिए तो पाकिस्तान ने आज देखिए कि आज इन्होंने फ्लड रिस्पांस प्लान का भी एक कम्प्रहेंसिव प्लान का अनाउंसमेंट हुई है। उसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा को ऑन बोर्ड लिया गया है। $160 मिलियन की उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान के लिए इमीडिएट इमदाद का एक अपील की है इमदाद के लिए। तो ये सारी चीज़ें तो पाकिस्तान और OIC का जो है आला सतही वफ़द पाकिस्तान पहुँच चुका है। तो पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्यूनिटी को इंगेज रखा है, जिस तरह पाकिस्तान के दोस्त ममालिक है, तुर्किया है, चीन है, बहरीन है, UAE है, सऊदी अरब है, तमाम ममालिक एक्टिव हुए हैं। तो पाकिस्तान ने ना सिर्फ इन लोगों से अपील की बल्कि पाकिस्तान के कई दोस्त ममालिक ख़ुद से आगे बढ़े हैं। तो एक कलेक्टिवली दुनिया जो है इस वक्त कलेक्टिवली इस आफत का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि दुनिया भी ये बात जानती है कि ये आफत इतनी बड़ी है कि पाकिस्तान के लिए अकेले मुमकिन ही नहीं है कि इसका मुकाबला करे। लेकिन इसके साथ साथ दुनिया का जो रिस्पांस है वो तो अपनी जगह पे है। अगर हम अपने अंदरूनी हालत को देखें तो प्राइम मिनिस्टर साहब महदूद वसाइल वफाकी हुकूमत के हैं, मईशत की परेशानी अपनी जगह पे,
और जो सियासी मसाइल है वो अपनी जगह पे। लेकिन ये बात हमें तस्लीम करनी चाहिए कि जिस तरह टायरलेस एफर्ट्स किए हैं शहबाज शरीफ साहब ने डे फर्स्ट से अपनी तमाम जो सरकारी और अहम मसरूफियात थी उसको एक साइड पे रख के हर कोने पे पहुंचे हैं और बार बार गए हैं, मुतासिरीन के साथ ज़मीन पे बैठे हैं, जो ख़वातीन है, बच्चे हैं, बूढ़े बुज़ुर्ग, उनके सर पे दस्त शफ़क़त रखी है, जो किसी भी सरबार मुमलिकत के लिए सबसे अहम बात होती है। तो वज़ीर आज़म साहब का ये जो रवैया है इसको तारीख़ हमेशा अच्छे अल्फाज से याद रखेगा। और इसके साथ साथ हम ये अवाम भी इस बात से बखूबी आगाह है कि हुकूमत के वसाइल महदूद है लेकिन जज्बा लामहदूद है। ये जो जिस हमदर्दी और नीयती से हुकूमत ने रिस्पांस दिया है, स्पेशली शहबाज शरीफ साहब उनकी टीम ने, ये काबिल तहसीन है। बजा तौर पे कि उनके जाने से, वज़ीर आज़म के जाने से जो मसाइब और मुश्किलात है वो 100% ख़त्म नहीं हुई मुतासिरीन के, लेकिन दादरसी ज़रूर हुई है। जो एक स्टेटमेंट की जो एक बुनियादी जिम्मेदारी होती है वो उन्होंने पूरा करने की भरपूर कोशिश की है। शिकायत भी मौजूद है, लोगों के मसाइल भी अपने मौजूद है। और इसके साथ साथ अगर हम मौजूदा फौजी क़यादत का जिक्र ना करें तो वो भी ज़्यादती होगी। हर जगह पे आर्मी चीफ गए हैं, आज स्वात में मौजूद है, तमाम अफवाज के जो सरबराहान हैं इनके साथ जो वो तमाम इस पूरे प्रोसेस में लगे हैं। एयर फोर्स है, हमारी बड़ी फ़ौज है, हमारी बहरी फ़ौज है, तमाम लोगों ने ना सिर्फ कैंप्स लगाए हैं बल्कि अमली तौर पे पाकिस्तानी फ़ौज के कमांडर जो है इस वक्त फील्ड में हैं, मुतासरा इलाक़ों में है। ये भी एक काबिल सताइश है। और गैर सरकारी रज़ाकार जो है, गैर सरकारी तंजीमों के रज़ाकार जो है, अल-खिदमत फाउंडेशन, आपके जो अंसारुल इस्लाम, आपके जो खुदाई खिदमतकार, इस तरह बहुत सारे और इदारे, अगर मैं उनके नाम गिनना शुरू कर दूँ तो शायद वक्त ही ख़त्म हो जाए। तो अवाम ने, रज़ाकारों ने और सरकारी इदारों ने जिस हमदर्दी का और जिस जज्बे का इजहार किया है, तो ये दुनिया भी इसको कदर की निगाह से देख रही है और अवाम भी इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रही है। ठीक है, मुझे क्लोज करना है इस टॉपिक को। मैं चाहती हूँ साहब ज़रा थोड़ा सा मज़ीद आप इस पे बात कर लें। एक पॉइंट जो मैं रेज़ करना चाह रही हूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर अवाम को मालूम हो कि आपने कहाँ क्या चीज़ भिजवानी है, टेंट्स भिजवाने हैं या फूड आइटम्स बेचने हैं, तो वो थोड़ी सी आपको ये भी सेविंग हो जाएगी कि आप ज़रूरत से ज़ायद अशिया जो है वो वहाँ पर ना भेजें। ज़ाहिर है उनके पास फ्रिज वगैरह तो नहीं है, वो उसको स्टोर नहीं कर सकते, वो फिर चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी, तो उससे फिर बाकी जो मुल्क है उस पर बुरे असरात पड़ेंगे। लेट्स सपोज आप अगर चावल बड़ी तादाद में लोग देगे बनवा कर भेज रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ इलाकों में, लेकिन वो उनकी ज़रूरत से ज़ायद भी कहीं हो जाता है। तो ये इस चीज़ को अब एक किफ़ायतशारी जो है ना आपको थोड़ी सी वो दिखानी पड़ेगी, मतलब सोच समझ कर खर्च करें। जो रिहैब प्रोसेस है वो बहुत मुश्किल है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसके लिए भी कुछ चीज़ें बचा के रखें, कुछ एनर्जीज बचा कर रखें, क्योंकि हमने उनको वापस उनके घरों में भी लाना है। अच्छा, अभी तो हम जो है इस डिजास्टर से निकले ही नहीं है। अभी तो ये है जिस तरह आप कह रही हैं, तकरीबन 72 के करीब हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो क्लैमिटी डिक्लेयर हो चुके हैं। उसके अलावा बाकी ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं जहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि शायद अगले आने वाले कुछ दिनों में भी फिर भी जो है वो आएगा, खतरा है इन चीज़ों का। अब जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आज एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान का वो किया, उसके अलावा पाकिस्तान आर्मी का जिस तरह इन्होंने जिक्र किया, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस बाकी, और फिर जो इंडिविजुअल INGOs, NGOs और लोकल रज़ाकार जो हैं, अब इसका मैकेनिज्म हमने हर दफा यही देखा 2000 का जो 8 का सैलाब था। ये बेहतर होगा कि जैसे लोगों की ज़ाहिर ख्वाहिश है कि वो वहाँ पर जाएं, लोगों की मदद करें। जो अकाउंट्स आपको दिए गए हैं, वज़ीर आज़म का है, आर्मी का है, अगर आप डोनेशंस अपने उसमें जमा करवा दें तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से खर्च हो सकते हैं। बेहतर तो यही होगा कि आप सबसे बेहतर है कि गवर्नमेंट के वो अदारे जिनके पास रिसोर्सेज, जिनको पता है, उन्हें मालूम है। सर आज हम DC साहब से बात कर रहे थे, अब हर डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स हैं उनका है, फिर पाकिस्तान आर्मी के जो हैं अफसरान या जो हमारे फॉर्मेशन कमांडर्स हैं, कोर कमांडर्स हैं, ऐसे बहुत सारे इदारे हैं जो ऑलरेडी इन प्लेस हैं। जी बिल्कुल। तो पहला तो जो इमीडिएट है कि अगर आप जितना खुल के जो है ये दे सकते हैं इन रिलीफ फंड्स के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर
आर्मी के उन अकाउंट्स का जिनका जिक्र बार बार जगहों पे आ रहा है, उसके लिए अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आपको, जिस तरह साफी साहब ने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस का जिक्र किया जो कि ऑलरेडी एस्टैब्लिश है और काम कर रही है, उनको पता है। आप अगर पूरा कच्चा खाना ले जाएंगे, ये चावल ले जाएंगे, देखें अब इन जगहों पे ना तो उनके पास यूटेंसिल्स हैं, ना उनके पास सूखा ईंधन है, ना तो आपको मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर दवाइयाँ चाहिए, एलर्जी से रिलेटेड चाहिए, फिर जो है औरतों के जो बहुत सारे इश्यूज हैं उसके लिए आपको चीज़ें, तो इन सारी चीज़ों, बच्चों के, बूढ़ों के लिए, तो मेरा ख्याल है जो पहला हमारा अपील होगी वो ये होगी कि जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश फंड्स हैं उनके अंदर दिल खोल के दें, उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं ऑन ग्राउंड उनके थ्रू दें, और उसके बाद अगर आपने खुद भी जाना है तो आपके पास मुख्तलिफ जगहों पर प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट का जो है उनका फेसबुक पेज है, उनके ट्विटर के अकाउंट्स हैं, उनके इंस्टाग्राम के और सोशल मीडिया में बेतहाशा इंफॉर्मेशन है, उनको यूज करके पूछ के जाएं कि इस इलाके में कौन सी चीज की जरूरत है, उसका एहतमाम करें। देखें हम खैर सगाली के जज्बे के तौर पर हर जगह पे इकट्ठे होकर कपड़े और ऐसी चीजें लेके जा रहे हैं, शायद उसकी जरूरत नहीं होगी। साफ पानी की जरूरत है, ईंधन की जरूरत है, और छोटे छोटे यूटेंसिल्स, पूरा एक वो इस तरह का एक मैकेनिज्म बार बार आपको जो है आर्मी की जो है वो इदारे हैं उनकी तरफ से और हमारे सोशल मीडिया में, हमारे पीटीवी पे बार बार इसको बताया जा रहा है, उनको देखें और उस चीज़ को फॉलो करें। ठीक है, जिसकी ज़रूरत है उसके तहत चलना चाहिए। मेडिकल कैंप्स के हवाले से हमने जिक्र किया, कल कोशिश करेंगे कि इस पे ज़रा तफसीली बात करें थोड़ा सा कि वहाँ पे इन चीज़ों की ज़रूरत है, किस किस्म की बीमारियाँ जो हैं वो फूट सकती हैं। नाज़रीन, ये सूरत हाल सैलाब के हवाले से तो यकीनन बड़ी तशवीशनाक सी सूरत हाल है और बड़ी अफसोसनाक है, लेकिन इसके साथ ही एक अच्छी खबर भी कल हमने रात को सुनी, मैं चाहती हूँ कि वो भी हम शेयर करें आपसे दोबारा और उस पर बात भी करें कि पाकिस्तान के लिए जो है IMF का जो बेल आउट पैकेज था वो उसकी मंजूरी हो गई है। वो पैकेज जो है वो मंजूर हो गया है और उसके तहत 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की जो पहली किस्त पाकिस्तान को मौसूल होगी वो आने वाले चंद ही दिनों में मौसूल हो जाएगी और ये जून 2023 तक इसकी तोसी की मंजूरी दे दी गई है। और जो वैसे पाकिस्तान का जो टोटल वो एक ये जो प्रोग्राम था 6 अरब डॉलर से बढ़ाकर उसको 6.5 अरब डॉलर जो है वो कर दिया गया है। वज़ीर आज़म साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो अपनी टीम को भी मुबारकबाद दी है, मिफ्ता इस्माइल साहब को भी, और उसके अलावा एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने की कि एक बहुत अच्छी खबर यकीनन हमारे लिए है, लेकिन हमें सेल्फ रिलायंस की तरफ जाना है, ख़ुद इन्हसारी जो है वो असल हमारी मंजिल जो है वो है। हम ये चाहेंगे कि पहले भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में जिस तरह IMF की हमें मदद नहीं लेनी पड़ी थी, हमें आइंदा भी इसी किस्म की सूरत हाल जो है वो उसकी तरफ हम जाएँ। इस हवाले से मज़ीद आपको एक रिपोर्ट हम दिखा देते हैं, एक पैकेज आप देखें, कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिर आकर इस पर बात भी करेंगे। आलमी मालियाती फंड IMF ने पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम से मुतालिक एलामिया जारी कर दिया। IMF के एलामिया के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम में जून सन 2023 तक तोसी की मंजूरी दे दी गई है। पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम को हुजूम 6 अरब डॉलर से बढ़ाकर 6.5 अरब डॉलर कर दिया गया है। IMF से तोसी फंड की सहूलत के तहत 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की किस्त के इजरा से दूसरे आलमी मालियाती इदारे और तरक्याती शराकतदार भी पाकिस्तान को फंडिंग करेंगे। इससे पाकिस्तानी रुपया मजबूत और बैरूनी शोबे में इस्तेहकाम के साथ सरमायाकारों का एतमाद भी बहाल होगा। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF से सन 2019 में तय पाने वाले कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए इक़्तिदार में आने के बाद से कोशां थी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने IMF के साथ मुआहिदा तय करने के लिए काविशों पर वजीर आज़म, साथी वज़रा, सेक्रेटरीज और फाइनेंस डिवीजन का शुक्रिया अदा किया। मिफ्ता इस्माइल ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान का हर शख्स चाहता था कि ये प्रोग्राम हो जाए, लेकिन तैमूर झगड़ा और शौकत तरीन दूसरी तरफ खड़े थे। गुज़िश्ता रोज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हतमी मुआहिदे से कबल ही आलमी मालियाती फंड की शराइत पर अमल से इनकार किया था। इत्तेहादी हुकूमत इस साल अप्रैल में जब इक़्तिदार में आई तो मुल्क को अदायगियों के अदम तवाज़ुन, करंट अकाउंट और तिजारती खसारे समेत मुआशी मैदान में कई चैलेंजेस का सामना था, जिनसे निमटने और इक़्तिसादी बहाली के मरबूत एजेंडे पर हुकूमत ने काम शुरू कर दिया। हुकूमती मुआशी टीम की 3 माह की मुसलसल कोशिशों से IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे करने में कामयाब हुई। जामे और पायदार बुनियादों पर समाजी और मुआशी तरक्की के लिए मईशत के तमाम शोबों में बेहतरी के साथ समाजी तहफ़्फ़ुज़ और मौसर गवर्नेंस पर भी तवज्जो देना होगी और तवील मुद्दत मुआशी पॉलिसियाँ अपनाकर खुद इन्हसारी की जानिब। जी नाज़रीन, ये पैकेज आपने देखा। अभी इसी हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं। डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहिबा ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, वज़ीर ममलिकत बराए ख़ज़ाना है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी डॉक्टर साहिबा, आप मुझे सुन पा रही हैं?
जी मुझे आवाज आ रही है? जी जी डॉक्टर साहिबा, बहुत मुबारक हो आपको, बिलाखिर जिसके लिए बड़ी कोशिशें की जा रही थी, आपकी हुकूमत सरतोड़ कोशिशें कर रही थी, उसमें कामयाबी आपको हुई है। अब मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान पर जो शदीद किस्म का माली दबाव था, अब हम उससे किस कदर निकल आए हैं? अब हमने देखा आज की अगर बात करें, डॉलर की भी कदर कुछ कम हुई है और हमारी करेंसी पर थोड़ा प्रेशर कम होना शुरू हो गया है। कितनी बड़ी खबर है, कितना इसको हम देखें कि आने वाले दिनों में पब्लिक के लिए कितना खुशाइंद होगा, क्या इम्पैक्ट आएगा इस पर? सबसे पहले तो सिर्फ मुझे नहीं, पूरे पाकिस्तान को के लिए ये खबर बहुत अच्छी है और सबने इस पे मेहनत करी, ये सबकी जरूरत थी। और हमारे लिए ये इस हुकूमत के लिए इसलिए ज्यादा जरा अच्छी खबर रही है और कि हमारे जो आने के बाद हमें हालात मिले हैं इकोनॉमिक साइड पे, उससे बाहर निकलने का कोई और तरीका नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ ये IMF के मुआहदे को आगे बढ़ाना ही हमारे लिए वे आउट था, क्योंकि हमारी जो एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट थे वो किस तरह की थी कि हमें डॉलर की इनफ्लो चाहिए थी, डॉलर चाहिए। तो अभी IMF का प्रोग्राम आ गया है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत करी तो लगी इसमें होने के लिए। पिछली हुकूमत ने ये तय किया था 2019 में, बट जैसे आपने और सबको ही पता है कि उन्होंने फिर खुद ही जाते जाते इसमें ऐसे इक़दाम उठा लिए कि न सिर्फ ये कि IMF से की गए जो वादे थे उससे को पूरा नहीं किया, बल्कि उसको उलट कर गए। और ये एक गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर था उनका, एक इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेप्स थे वो उनके, जो मुल्क के मफाद में कतई तौर पे जस्टिफाइड नहीं थे। अब हमें आगे फिर उसके बाद करना ये पड़ा कि अपनी पॉपुलैरिटी को सामने रखे बगैर हमें ये इक़दाम इसलिए उठाने पड़े कि पाकिस्तान को अल्लाह न करे वो डिफॉल्ट की सूरत हाल ना सामने आ जाए, इसलिए कि बैरून अक़वामी हालात कुछ ममालिक के हमें नजर आ रहे हैं कि ऐसे थे। हमारे पड़ोस में ही आप देख ले, जो बहुत तंगियों से गुजरे, बड़ी मुश्किल से गुजरे। हमें पाकिस्तान को एक ऑल सेकंड टाइम न्यूक्लियर स्टेट है, हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए, हम वहां पर नहीं पहुंचना चाहते। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत के बाद से ही बड़े इक़दाम ने फ्रूटफुल रिजल्ट दिए। अब हमें इसको मुस्तहकम तरीके से इस रास्ते को पकड़ना है। ये पाथ ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ये पाथ ऑफ स्टेबिलिटी, और यही बात है हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस का। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जो एक दो दिन पहले ऑडियो भी हमने सुनी शौकत तरीन साहब जो गुफ्तगू फरमा रहे थे मौसल लगारी साहब से, तैमूर झगड़ा साहब से, जिसमें ये कहा जा रहा था कि शायद KPK और पंजाब जो है वो इस मुआहदे से पीछे हट सकता है। एक साजिश इसको कहा जा सकता है कि जो रियासत के लिए की गई, लेकिन फिर भी कामयाबी हुई। ये एक बहुत बड़ी बात है कि इसमें हम कामयाब हो गए। अब एक ये भी तासुर दिया जा रहा है कि बड़ी सख्त शराइत पर शायद ये कर्ज मिला होगा, और ये जो प्रोग्राम जिसका आगाज़ हुआ है, इसका जो एलामिया है IMF का, वो मैंने देखा, उसमें आप इकोनॉमिस्ट हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से इन चीज़ों को बता सकती हैं। उसमें कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि इसमें यही कहा गया है कि तवानाई के नुकसानात कम करने हैं, टैक्स आमदन जो है वो बढ़ानी है, मार्केट की बुनियाद पर एक्सचेंज रेट यकीनी बनाना होगा, कारोबार करने का माहौल बेहतर बनाएं, और समाजी शोबे में तहफ़्फ़ुज़ और हुकूमती मलकियती इदारों की कारकर्दगी बेहतर बताना। अब मुझे इसमें बताएं कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत सख्त है और जिसका बहुत नुकसान हो सकता है पाकिस्तान को? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने बात की शौकत तरीन साहब की और फाइनेंस मिनिस्टर जो KP है इस वक्त, उनकी बहुत अफसोसनाक, मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग। ये दोनों हजरात प्रोफेशनल्स रहे हैं अपनी जिंदगी में। जब प्रोफेशनल्स इस तरह की बातें करने लगे पॉलिटिकल करियर बनाने के लिए, तो फिर सिस्टम पे आपकी जो है जैसे कहने चाहिए डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है। सिस्टम उसकी वजह से ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जब टेक्नोक्रेट्स जो है, सो कॉल्ड टेक्नोक्रेट्स, वो अपनी एथिक्स से और जो अपनी प्रोफेशनलिज्म के इतने नीचे गिर जाते हैं, तो ये मुल्क के लिए कोई अच्छी पेशरफ्त नहीं है। अफसोसनाक मकाम है मुल्क के लिए, और अफसोसनाक मकाम है उन लोगों के लिए जो अपने आप को प्रोफेशनल कहते हैं
और इस तरह की फिर रिजॉर्ट करते हैं सिर्फ अपनी पॉलिटिकल करियर जमाने के लिए। जी। ये तो बात आप अलग रखिए।